क्लास 7 हिंदी बिहार बोर्ड की नई पुस्तक है बसंत भाग दूसरा और इसका चैप्टर नंबर 4 है मिठाई वाला। तो मिठाई वाला एक कहानी है जो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा ये लिखी गई है, जो एक फेरी वाले के बारे में उन्होंने जिक्र किया है जो विभिन्न वस्तुओं जैसे खिलौने, मुरली और मिठाइयाँ बेचता है। यानी ये कहानी 3 खंडों में पढ़नी है। पहला जो खंड है इसमें फेरी वाला सबसे पहले बेचता है, देखिए खिलौने बेचता है, ठीक है। और दूसरे खंड में भी फेरी वाला मुरली बेचता है यानी बांसुरी, और कहानी के तीसरे खंड में यही फेरी वाला मिठाइयाँ बेचता है। यानी एक ही फेरी वाला ये तीनों सामान बेचता है बारी बारी से, ठीक है, अलग अलग समय में, ठीक है। तो वो बच्चों में इसका परिवार खो जाता है तो वो अपने खोए हुए परिवार को बच्चों में देखता है और उन्हें खुश करने की कोशिश करता है इन खिलौने के माध्यम से, कभी बांसुरी के माध्यम से, कभी मिठाई के माध्यम से, ठीक है। और एक अनोखे तरीके से वो बेचता है, कभी गाना गाकर, कभी मुरली बजाकर, ठीक है। तो उस फेरी वाले को मुरली वाला, मिठाई वाला और खिलौने वाले बनने का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने खोए हुए परिवार में अपने बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता है। यानी वो दूसरों को, बच्चों को, अपने बच्चों की झलक उसमें नज़र आती थी और उसे संतोष और प्रसन्नता मिलती थी उन्हें खुश करने में, ठीक है। तो यही कहानी है मिठाई वाला शीर्षक नाम की। तो आइए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था, ये हमें वजह यानी कारण बताना है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न है कि वो अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीनों बाद क्यों आता था, ठीक। तो देखिए इसका उत्तर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, मिठाई वाला बच्चों को आकर्षित करने और उनकी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए अलग अलग चीज़ें बेचता था क्योंकि वो दूसरे बच्चे को अपने बच्चों के रूप में देखता था, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि वो सामान बदल बदल के क्यों बेचता था, कि बच्चों को आकर्षित करने और उनकी उत्सुकता को बढ़ाए रखने के लिए, नहीं बनाए रखने के लिए। तो वो हर बार कई चीज़ें लेकर आता है ताकि बच्चे उत्काए नहीं, बोर ना हो जाए और उन्हें चीज़ों के प्राप्त करने का लगाव बना रहे। वो महीनों बाद आता था क्योंकि उसे सामान बेचने और पैसे कमाने का कोई लालच नहीं था, बल्कि वो बच्चों को खुश देखकर संतुष्ट हो जाता, यानी दूसरों बच्चों में अपने बच्चों की छवि उसको नज़र आती, ठीक है। तो संतोष की भावना यानी उससे उसको संतोष प्राप्त होता। समझ में आ गया? तो यही आपका आंसर हो गया काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे, वो बताना है। देखिए मिठाई वाले जो था बच्चों को खिलौने बेचते समय या मुरली बजाते समय, ठीक है, वो गाना गाता था और काफ़ी मधुर बाणी से यानी काफ़ी मधुर वो बांसुरी बजाता था और बात विचार में काफ़ी उसका मधुरता झलकती थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका आंसर जो है इस तरीके से होगा, मिठाई वाला मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था, वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ देता था, उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, वो कभी गुस्सा नहीं करता था, इसीलिए सबका प्यारा बन चुका था मिठाई वाला। देखिए अगला सवाल है तीसरा, विजय बाबू एक ग्राहक थे। देखिए अगला सवाल तीसरा है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन के लिए क्या तर्क पेश करते हैं वो बताना है। देखिए इसका आंसर आपको कैसे करना है, उस मुरली वाले से उस मुरली का दाम पूछा, ठीक, क्या पूछा, ठीक, कितने में दी, ठीक, कितने में दी। तो उसने क्या कहा, दी तो वैसे 3-3 पैसे में के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसों में दे दूंगा। तो ये बातें पहले आपको लिखनी है, फिर आपको ये पूरा विचार लिखना है। देखिए उनका दोनों का क्या होता है यहाँ पे विचार। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए और मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको उसी भाव से, पर मुझे पर उल्टा एहसान लाद रहा है कि फिर दोगे, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, ठीक है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो कि ऐसा कर रहा है कि 3-3 में बेच रहे हैं, आपको 2-2 में दे देंगे, ठीक है। तो देखिए अब मुरली वाले का क्या विचार है, उसने क्या अपना बयान दिया। मुरली वाला एकदम क्या अप्रभावित हो गया, ठीक है, यानी चुपचाप वो देखता रह गया और बोला कि आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचते, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कैसे काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम में ही दाम 2 ही पैसे हैं, ठीक है। तो यही हुआ कि उसको बोल रहा था कि 3 पैसे के हैं, हम आपको 2 पैसे में दे देंगे। तो विजय बाबू को लगा कि वो कम कर रहा है तो एहसान कर रहा है, ठीक।
तो यही दोनों का अलग अलग बयान हो गया। तो ये आपको पूरा लिख लेना है इसी तरीके से। समझ में आ गया? देखिए अगला सवाल है चौथा, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, क्या रिएक्शन करते थे बच्चे, वो बताना है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। ठीक है, वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करते, पूछते ये इसका दाम क्या है। ठीक है, ऑल इसका, ऐसे बच्चों की भाषा में ऑल इसका। ठीक, तो खिलौना वाला बच्चों को देखता और उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उसे खिलौने दे देता। तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया? देखिए आगे बढ़ते हुए पांचवा सवाल क्या है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। देखिए तो एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग समय में चीज़ों को बेचता है। जो खिलौने वाले सबसे पहले आया था वही कुछ महीनों बाद आया मुरली वाला बनकर। तो रोहिणी को उसकी आवाज़ का ध्यान आ गया, स्मरण हो गया। ठीक है, जब वह मुरली वाला बन के आया। ठीक, तो कैसे स्मरण हो गया, तो यही बताना है, आपको लिखना है। देखिए यहाँ से, रोहिणी ने मुरली वाले का यह स्वर सुना। ठीक ठीक, यानी मुरली बेचने का जो स्वर सुना तो तुरंत ही खिलौने वाले का स्मरण हो गया, क्योंकि उसने मन ही मन कहा कि खिलौना वाला भी इसी तरह गा कर खिलौना बेचा करता था। यही वजह हो गया कि खिलौना वाला ठीक उसी तरह जैसे कि मुरली वाला अभी बेच रहा है उसी तरह गाकर खिलौना बेचा करता था। इसीलिए उसको ये स्मरण हो गया, कहीं ये मुरली वाला खिलौने वाला तो नहीं है। तो ये समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ तक। देखिए अगला सवाल है 6 नंबर, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। ठीक है, और उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो भावुक क्यों हो गया, किसकी बातें सुनकर, और ये व्यवसाय यानी बेचने का, ये फेरी वाला काम करने का, अपनाने का क्या कारण बताया, वो भी बताना है। देखिए रोहिणी ने ये पूछा। ठीक है, तो उसके पूछने पर अस्थिर हो गया और उसने ये बताया, यानी उसके पूछने पर वो क्या हो गया, भावुक हो गया। ठीक है, तो रोहिणी ने क्या पूछा कि इन व्यवसाय से भला तुम्हें क्या मिलता है, कितना कमा लेते हो। तो उसने क्या कहा, देखिए यही खाने पर मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता तो हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो उसने बातें कही मुरली वाले ने। इस तरीके से वो क्या हुआ, भावुक हो गया। ठीक, तो भावुक होकर उसने ये व्यवसाय अपनाने का क्या कारण बताया। उसने बताया कि उसके पास ये सारी वस्तुएं पहले थी, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी। ठीक है, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर को लाहट मचा रहा था। समय की गति विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। यानी एक हादसा वगैरह हुआ, वो सभी लोग खत्म हो गए, बिछड़ गए। ठीक, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, बस दूसरों को बच्चे में अपने बच्चे की छवि उसको नज़र आ रही थी और उसको खुश करके उसे सुख संतोष मिलता। ठीक है, तो यही व्यवसाय अपनाने का उसने कारण बताया। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया और उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि उसका किसी समय सुखी संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उनका परिवार नष्ट हो गया। वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखता और बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य और असीम सुख की प्राप्ति होती। इसी वजह से उसने ये व्यवसाय अपना लिया। ठीक, और किसकी बातें सुनकर भावुक हो गया, तो रोहिणी की बातें सुनकर उसने ये सवाल किया कि तुम्हें ये बेचने से क्या प्राप्त हो जाता है, कितना कमा लेते हो। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल 7वां, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। ठीक, देखिए यहाँ पे अंत में कहा है कि मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। तो कहने का क्या वजह है, तो इसका आंसर करेंगे कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा कि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई, दया दिखाई और उसके दुखों और पीड़ों को समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो उसे रोहिणी के बच्चे चुनमुन के में अपने बच्चों की छवि नज़र आई, इसीलिए ये बातें कही। देखिए इसके बाद 8वां सवाल क्या है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। ठीक है, देखिए रोहिणी चिक के पीछे से बात करना मतलब पर्दे के पीछे से बात करना, सामने ना आना। ठीक है, पीछे से बात करना, छिप कर। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, पर्दे के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों। ठीक है, और आपकी राय से क्या ये सही है, तो ये हमें बताना है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, चिक के पीछे से बात करना जिसका अर्थ है कि पर्दे के पीछे या अलग से बात करना, खासकर महिलाओं के संदर्भ में
उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने की मनाही होती है, अनुमति नहीं होती है। ठीक है, मना कर दिया जाता है। जो एक प्रथा है, ठीक, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है या विशेष धर्मों में जैसे मुस्लिम में मिलता है, बुर्का प्रथा हो गया, होती है, जो यह सही नहीं है। हमें ये बताना है कि यह सही है कि नहीं, ठीक है, और राय भी बताना है। इससे महिला के अधिकार, स्वतंत्रता और विकास का हनन होता है। वो आगे नहीं बढ़ पाती, अपने अधिकार नहीं वो समझ पाती, ठीक, अर्थात उनकी प्रगति का ये बाधक बना रहता है चिक के पीछे से बात करने वाली जो प्रथा। ठीक है, समझ में आ गया। जो पुरुषवादी समाज की प्रधानता यानी पुरुषवादी समाज को ये दर्शाता है, यहाँ स्त्रियों के अधिकार और स्वतंत्रता को वंचित करना ये दर्शाता है चिक के पीछे से बात करना। समझ में आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कहानी से आगे वाले सवाल। देखिए इसका पहला जो सवाल है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इसी आधार पे एक और कहानी हमें बताना है। ठीक है, क्या हुआ होगा उसके परिवार के साथ वो सोचना है और एक कहानी तैयार करना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। दूसरा है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं, उसको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, और उन चेहरों के बारे में आपको लिखना है। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, हाट मेले की सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती हैं, जैसे खाने पीने की चटपटी चीज़ें, चाट, पकौड़ी, दही, मेवे, गोलगप्पे इत्यादि। ठीक है, और मिठाइयाँ, और रंग बिरंगे खिलौने, गुब्बारे, झूले और जादुई तमाशे इत्यादि। तो इन हाट मेलों को सजाने में कारीगर, मजदूरों और उनके घर के महिलाओं, बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरे के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यस्तता और कुछ आर्थिक लाभ यानी पैसे कमाने की इच्छा छिपी रहती है। ठीक, इसके बाद तीसरा, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की कहानियाँ, कविताएं ढूंढिए और अब पढ़ना। देखिए अपने से आपको ढूंढना है, ठीक है, और पढ़ना भी है, तो ये आपको अपने से कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए अनुमान और कल्पना वाले सवाल। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने का कोशिश कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, हमारी गली में कई फेरी वाले आते हैं जो बड़े लयात्मक आवाज़ में पुकारते पुकारते अपनी चीज़ें बेचते हैं। उनसे एक फल वाला प्रतिदिन हमारे गली में फल बेचते आता है। मेरे पिताजी प्रतिदिन ताज़े फल खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको लिख लेनी है पूरा। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है कि आपके माता पिता के ज़माने से यानी पहले पुराने जो फेरी वाले आते थे और अब के फेरी वाले की आवाज़ में कैसे बदलाव आया है, वो बड़ों से पूछ कर लिखना है। तो इसका आंसर होगा, माता पिता के ज़माने में फेरी वाले मधुर आवाज़ में गा कर अपना सामान बेचते थे। ठीक है, और हर चीज़ फेरी वाले बेचने के लिए लाया करते थे, परंतु आजकल के फेरी वाले की संख्या बहुत कम हो गई है। कारण है कि लोग पैक वाली और मोहर लगी चीज़ें आवश्यक लोग खरीदते हैं, पैकेट वाली मॉलों में जाकर। ठीक है, और फेरी वाले अपने सामान को संबंधित आवाज़ से अवश्य लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में अब मधुरता नहीं रह गई है। अब इसके बाद तीसरा, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी वालों को स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। तो इसका आंसर होगा, वक्त के साथ फेरी वाले के स्वर कम हुए हैं क्योंकि अब बाज़ारों और दुकानदारों का विस्तार हुआ। दूसरी बात यह है कि लोग अब दुकानों में जाकर पैकेट और मुहर लगी चीज़ों को खरीदने की प्राथमिकता देते हैं, यानी वही उनको अच्छा लगता है। फेरी वालों से वो लोग नहीं खरीदते आज के समय। अब इसके बाद देखिए अगला खंड है भाषा की बात यानी व्याकरण है। पहला है मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला शब्द देखिए ये वाला, ठीक, ये वाला। ठीक, अब बताइए कि वाला से पहले जो है ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। ठीक, और ऊपर लिखे वाक्यों का क्या प्रयोग होता है इन दोनों का, समझ में आ गया। तो आइए हम इसका आंसर करते हैं। देखिए इसके बारे में लिखेंगे, पहला है मिठाई वाला, तो इसके बारे में ये रहा। मिठाई वाला में वाला से पहले जो शब्द है मिठाई, ये क्या है, संज्ञा है। तो अब दूसरे में ये पूरे से, इस पूरे से वाक्यांश से क्या प्रयोग हुआ है, तो इससे मिठाई बेचने वाले व्यक्ति का बोध होता है। मिठाई वाला जब हम बोलते हैं, जो मिठाई बेचता है तो उसी को तो हम कहते हैं मिठाई वाला, हो गया। और दूसरा है बोलने वाली गुड़िया। ठीक, तो यहाँ पे पहले देखिए कि बोलने वाली गुड़िया में इसमें गुड़िया से पहले यानी ये हो गई बोलने वाली, क्या है, विशेषण है। ये क्या बताता है, जो गुड़िया की विशेषता बताती है, यानी जो गुड़िया है वो बोलने की क्षमता दर्शाती है, यानी बोल सकती है, ये इसकी विशेषता हो गई। समझ में आ गया, तो यही हमें बताना है। अब इसके बाद देखिए दूसरा, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो, दो ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग ध्यान दीजिए। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाषाओं में एक प्रयोग की संख्यावाचक है।
ठीक। जैसे कि भोजपुरी में एक ठो लइका, चार ठे आलू, तीन ठे बटुली, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत के अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए और किस किस भाषा में बोली होती है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको लिख लेने हैं इसका आंसर। अब तीसरा सवाल देखिए, वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए। दूसरा, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। ठीक। तीसरा है, दादी चुन्नी मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो ये जो बात दी गई है, भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे, यानी ये जो लोग बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो आप इसको कैसे बोलेंगे। ठीक, वही बताना है हमें। देखिए ये भाषा में बोला गया है। ठीक, ये भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए, तो इसको हम कैसे बोलेंगे। लगता है कि वे भी पार्क खेलने निकल गए हैं, हम इसको ऐसे बोलेंगे। क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली, तो हम कैसे करेंगे, भैया इस मुरली का मूल्य क्या है, हम इसको ऐसे पूछेंगे। दादी चुन्नी मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे के चलकर ठहराओ, तो इसका हम लिखेंगे दादी चुन्नी मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। ठीक, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए कुछ करने के लिए ये आपको अपने से कर लेना है।